कैसे आता है, कितना आता है, ठीक है, किस टाइप से उसको स्टोर करना है अपने, ठीक है, उसके आधार पे अपने को उसकी अलग अलग चीजें बात पढ़नी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अपने को तो बेसिक चीजें जो अपने को सब पता है, एक तो जैसे बात करें अगर चालक वस्तु की और एक अगर बात करें उचालक की या फिर इसको बोल सकते हैं विद्युत रोधी, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं चालक की, तो चालक का मतलब अपने जानते हैं ये ऐसी वस्तुएं जिनमें विद्युत धारा का क्या उसके प्रवाह हो, उसके वो वस्तु कैसी कहलाती है, चालक, ठीक है। या फिर ये बोल सकता हूँ ऐसी वस्तुएं जिनमें आवेश का क्या उसके प्रवाह, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, चालक। दूसरा होता है कुचालक या विद्युत रोधी। कुचालक या विद्युत रोधी का मतलब हो गया ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर, ठीक है, विद्युत का प्रवाह न हो या फिर आवेश का प्रवाह न हो, वो कैसी वस्तुएं कहलाती है, कुचालक या फिर विद्युत रोधी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें। इसके आधार पे अपने यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। इनको समझने के लिए अगर मैं देखूं, जैसे ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर अगर देखें तो ये बात कर सकते हैं कि चारों ओर वर्ताकार कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस नाभिक के पास ये 1 नंबर इलेक्ट्रॉन है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर और ये 4, ठीक है। इसके बाद कक्षा में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज कहूं भी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो है माइनस का, नाभिक जो है वो किसका है, प्लस का। तो ये नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। तो दो आवेश है, तो दो आवेशों के मध्य में लगने वाले बल की बात करूं तो वो लिख सकता हूं K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर मैं F की बात करूं तो R की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे F का वैल्यू भी क्या होता रहेगा, घटता रहेगा, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 नंबर इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 2 नंबर इलेक्ट्रॉन इससे दूर है, 3 नंबर इलेक्ट्रॉन उससे और ज्यादा दूर है और 4 नंबर इलेक्ट्रॉन उससे और ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो ये बोल सकता हूँ कि अभी एक नंबर इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होने के कारण इस पे लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा, इस पे लगने वाला आकर्षण बल उससे थोड़ा सा कम होगा, ये 2 नंबर वाले से कम होगा और 4 नंबर वाला सबसे कम होगा इन चारों के अंदर, ठीक है। यानी जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है। तो अगर 4 नंबर को देखें तो 4 नंबर पे जो बल है वो सबसे कम है, और बल सबसे कम होने का मतलब ये है कि ये आसानी से क्या कर सकता है, गति कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 नंबर पे बात करूं तो 1 नंबर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के बहुत ज्यादा समीप है, और बहुत ज्यादा समीप होने का मतलब ये है, ये जो नाभिक है वो इस पे ज्यादा बल लगा रहा है, और ज्यादा बल लगाने के कारण इसकी जो आजादी है घूमने की वो थोड़ी सी क्या है, कम है, किसकी तुलना में, 4 नंबर की तुलना में। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या भी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है उस पे लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता रहता है, कम होता रहता है, अर्थात वह उतनी ज्यादा आजादी से क्या कर सकता है, गति कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर है वो आसानी से गति कर सकता है, किसकी तुलना में, 1 नंबर की तुलना में, 2 नंबर की तुलना में भी और 3 नंबर की तुलना में भी, ठीक है। सबसे मुश्किल गति किसकी हो सकती है, 1 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अगर मुक्त और बद्ध इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, ठीक है, उनमें चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिसपे नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या हो, बहुत ही कम, ठीक है। और आकर्षण बल बहुत ही कम होने का मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले कोष का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं किसी परमाणु में सब नाभिक से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन, या फिर ये बोल सकता हूं नाभिक के द्वारा जिन इलेक्ट्रॉनों पर, जो ज्यादातर बाह्य तत्व कोष में पाए जाते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या बहुत ही कम हो, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, वो कैसे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उन पे लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता है, बहुत ही कम, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन उस नाभिक से सबसे बाह्य कोष में क्या होंगे, स्थित होंगे। और अगर मैं बद्ध इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बद्ध इलेक्ट्रॉन का मतलब ये बोल सकता हूं नाभिक के अति निकट, ठीक है, यहाँ पे नाभिक के निकट स्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन
जिनपे नाभिक के कारण लगने वाले आकर्षण बल क्या हो, प्रबल हो, यानी उसका मान क्या बहुत ज्यादा हो, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन आसानी से गति नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे अपने बद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे बाहर और बद्ध इलेक्ट्रॉन सबसे पास में। तो यहाँ पे अगर मैं चालकता की बात करूं, कोई चालक है तो चालक के अंदर चालकता में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, मुक्त, क्योंकि वो आसानी से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादातर विद्युत चालन में भाग नहीं, इनको मुक्त कर सकते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा के या तापीय उत्सर्जन कैसा भी उत्सर्जन करके, जो अपने बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव में। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं देखूं तो ज्यादातर जो विद्युत धारा है उसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, सबसे बाह्य कंपोज वाले। ठीक है, यानी कौन से इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चालक और कुचालक इनके आधार पे एक चीज और आती है जिसके अंदर अपने बात कर सकते हैं पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, अगर अपने बात करें पराविद्युत पदार्थ की, अगर अपने बात करें पराविद्युत पदार्थ की, तो पराविद्युत पदार्थ का मतलब होता है एक प्रकार से ऐसा पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर इनमें पदार्थों को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है, यानी इनमें खुद में धारा तो प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अगर इनको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो इनके जो आवेश है, ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित, यानी अपने स्थान से थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, पराविद्युत। कुचालक पदार्थों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाए चाहे नहीं लगाया जाए, लेकिन अगर पराविद्युत पदार्थ है तो पराविद्युत पदार्थ के अंदर अगर अपने सामान्य स्थिति के अंदर देखें तो ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर इनके ऊपर अगर अपने कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दें तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण इनमें जो आवेश होते हैं वो लगने वाले विद्युत क्षेत्र के द्वारा बल से अपनी दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाती है, यानी अलग अलग दिशाएं अपनी निर्माण कर लेते हैं, यानी अपने स्थान से थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो पराविद्युत पदार्थ अगर अपनी बात करें तो दो टाइप की बात करते हैं, एक ध्रुवीय और एक बात करते हैं अध्रुवीय। एक ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ होता है और एक अध्रुवीय। इनके अंदर एक प्रक्रिया आती है ध्रुवण की। ध्रुवण की प्रक्रिया का मतलब ये होता है, जैसे आपने बात की थी प्रेरण के अंदर, ठीक है, एक प्लस आवेश लेके आए तो उसके समीप लेके आए तो कौन से आवेश है, कोई दूसरी अगर कुचालक वस्तु लेके आए थे और उसके अंदर बिल्कुल पास में लेके आऊं अगर मैं, ठीक है, और इनको स्पर्श नहीं करवाना तो यहाँ पे तो कौन से आवेश बने थे, माइनस, और यहाँ पे प्लस। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु के ऊपर किसी भी प्रकार एक माइनस और एक प्लस के दो ध्रुवों का निर्माण होगा, नहीं एक तरफ प्लस आ जाना और एक तरफ क्या आ जाना, माइनस, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण। ठीक है, उसके आधार पे अपने यहाँ पे दो की बात करते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और एक अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का मतलब होता है भी जिसके अंदर, जैसे अगर अपन किसी पदार्थ की बात करें तो पदार्थ के अंदर जैसे कोई भी कण हो, H2O, CO2 कैसा भी हो, उसमें ये चीज पता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, यानी एक प्लस और एक माइनस का मानते हैं अपने, या फिर दोनों शेयर ही करते हैं। तो ध्रुवीय के अंदर अगर देखूं तो ध्रुवीय पदार्थों के अंदर प्लस और जो माइनस का केंद्र है, यानी उसके अंदर जो परमाणु काम में आ रहे हैं, जो एक प्लस की भांति व्यवहार कर रहा है और एक किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, माइनस की भांति व्यवहार कर रहा है, अगर इन दोनों के केंद्र संपाती न हो, संपाती नहीं होने का मतलब अलग अलग हो, एक जगह प्लस और दूसरी जगह क्या हो, माइनस, तब वो जो पदार्थ है वो कैसे कहलाते हैं, ध्रुवीय। ठीक है, जैसे H2O है। ठीक है, यानी अगर मैं ध्रुवीय की बात करूं तो ध्रुवीय का सीधा सा मतलब बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र, यानी धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती न हो, यानी अलग अलग जगह हो, एक जगह धनावेश और एक जगह क्या हो, ऋणावेश, उनको क्या बोलते हैं अपने, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। और अगर अपने बात करें अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, तो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का मतलब होता है जिसके अंदर जो धनावेश का केंद्र और जो ऋणावेश का केंद्र है, ठीक है, धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र है वो क्या हो, संपाती हो, जैसे H2, N2, O2,
ठीक है, यानी इसका प्लस और माइनस दोनों के केंद्र क्या हो, एक ही जगह पे स्थित हो, वो क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, ये दोनों ही पराविद्युत पदार्थ है, इसलिए अगर इनपे कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके कारण ये अपने जो अंदर जो पदकण है उनके प्लस और माइनस के जो केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के आधार पर क्या हो जाते हैं, संरेखित, यानी सारे के सारे एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, जितना प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा उनके संरेखित होने की जो प्रयत्न है वो भी उतनी ज्यादा हो। ठीक है, यानी जितना प्रबल विद्युत क्षेत्र उतनी ज्यादा वो क्या होंगे, संरेखित। अब अपने को ये भी ध्यान रखना है कि अगर पराविद्युत पदार्थ की बात करें तो ध्रुवीय और अध्रुवीय दो है, जिसके अंदर एक क्या, दोनों के अंदर एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे ध्रुवीय पदार्थों के अंदर जो कण है वो द्विध्रुव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी एक प्लस और एक माइनस का क्या करेंगे, निर्माण, जिसके आधार पे इनका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी ध्रुवीय के अंदर ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसके कारण उनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है, प्राप्त होगा। ठीक है, ध्रुवीय के अंदर कुछ ना कुछ परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन अध्रुवीय के अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू कितना होता है, जी। ठीक है, जिसके अंदर द्विध्रुव का निर्माण तो होगा, द्विध्रुव का निर्माण ध्रुवीय में भी हो अध्रुवीय में, लेकिन इसमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यानी परिणामी P का वैल्यू प्राप्त होगा, लेकिन इसमें परिणामी P का वैल्यू प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इस आधार पर अपने इसको बात करें। अब अगर यहाँ पे बात करें अपने धारिता की, ठीक है, तो धारिता के अंदर धारिता का मतलब होता है, जैसे धारिता का मतलब अपने बात करते हैं कि किसी भी जो पदार्थ है या जो चालक है वह कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उसकी जो क्षमता है उसको उसकी चालक की किसके द्वारा दर्शाया जाता है, धारिता। इसलिए धारिता को सिंपल सा ये बोल सकते हैं। ठीक है, अभी धारिता का मतलब होता है किसी चालक पदार्थ के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, यानी वह कितनी मात्रा में आवेश को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक चीज अपने बड़ी जो विभव है V बराबर अपने क्या लिखा था, KQ/R। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है, विभव है वो आवेश के क्या होता है, समानुपाती। तो किसी भी चालक के अंदर अगर बात करें तो Q समानुपाती होना चाहिए इसके V। ठीक है, यानी जो आवेश का मान है उस जितना ज्यादा आवेश का मान होगा उसका विभव भी उतना ही ज्यादा। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ Q बराबर क्या लिख सकता हूँ, CV। तो यहाँ पे समानता सारण के लिए मैंने नियतांक जोड़ा C, जो C किसको बताता है, चालक की धारिता को। ठीक है, जिसका मान अलग अलग गोले के लिए अलग आता है, बिंदु के लिए अलग आता है, सबके लिए अलग अलग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर धारिता की बात करूं तो धारिता का मतलब किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। और यहाँ पे देखें तो जो Q है वो विभव के क्या होता है, समानुपाती। तो अगर Q समानुपाती नहीं है तो समानुपाती सारण के लिए मुझे नियतांक जोड़ना पड़ेगा। तो Q बराबर क्या है, CV। तो C का वैल्यू किसके बराबर है, Q/V। तो अगर मैं बात करूं इकाई की अगर बात करूं तो Q तो आया कूलाम और V विभव है तो वोल्ट, इसलिए इसकी इकाई लिखी जाती है कूलाम/वोल्ट। इसकी एक अन्य इकाई भी लिखी जाती है फैराड। दो इकाई होती है, फैराड और एक फेराडे। फेराडे तो होती है आवेश की इकाई, ठीक है, और फेराड होती है किसकी इकाई, धारिता। इसलिए इसकी दो इकाइयां बोल सकते हैं, एक तो कूलाम/वोल्ट और दूसरी क्या बोल सकते हैं, फेराड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज उसके आधार पे अगर मैं बात करूं उसकी परिभाषा की तो इसको ये भी लिखा जा सकता है C बराबर Q/V। तो मैं यदि ये लिखूं, यदि V का मान कितना हो 1 तो C किसके बराबर आएगा, Q के। इसलिए लिखा जाता है ये जो विभव है, ठीक है, विभव का मान कितना हो, इकाई बढ़ती की जाए। इकाई बढ़ती की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपने विभव के लिए एक बिंदु कहां पे होना चाहिए, अनंत पे। ठीक है, तो ज्यादातर कोई भी बैटरी हो या भी, ठीक है, कोई भी संधारित्र हो तो उसके लिए विभव का मान निकालना मुश्किल है, क्योंकि दोनों जो प्लेटें होती है वो सीमित दूरी पे होती है, वो अनंत पे नहीं होती, इसलिए उनके लिए विभव का मान नहीं आ सकता। किसका मान आता है, विभवांतर का। और यहाँ पे V की बजाय क्या लिख सकता हूँ, ΔV। तो ΔV मैंने लिया प्लस का है, इसका मतलब उसको एक क्या किया गया है, बढ़ाया गया। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं किसी
चालक की धारिता का मान उसके आवेश के बराबर होता है। कब है? जब उसके विभव में कितने की वृद्धि की जाए, इकाई की क्या की जाए, वृद्धि। ठीक है, इसे लिख सकते हैं किसी चालक में इकाई विभव में वृद्धि, विभव में इकाई वृद्धि करने पर उसका जो आवेश है वो किसके बराबर होता है, उसकी धारिता के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें किसी चालक की, ठीक है, तो यहाँ पे किसी गोलीय चालक के लिए अगर अपने धारिता की बात करें, ठीक है, किसी गोलीय चालक के लिए अगर धारिता की बात करूं मैं, तो गोलीय चालक की धारिता अगर बात करें तो धारिता का मतलब अपने बात की आवेश ग्रहण करने की क्षमता। और कोई चालक है तो गोलीय चालक के अंदर अपने बात की थी कि चालक के अंदर जो आवेश है वो कहाँ रहता है, हमेशा उसकी सतह पर। इसका मतलब यह है कि धारिता के लिए अपने को उसकी सतह की बात करनी। ठीक है, तो मैंने कोई गोलीय चालक मान लिया जिसके अपने को आवेश क्या देना है, मान लो Q देना है और जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। तो अगर अपने धारिता C की बात करूं तो Q बराबर क्या लिख सकता हूं, C। तो C का वैल्यू किसके बराबर आएगा, Q बटे V है। तो अपने को किसका वैल्यू चाहिए, V का। लेकिन किसी भी गोलीय चालक के लिए जो V है वो 3 स्थितियां थी, उसके अंदर, उसके सतह और उसके बाहर। तो अगर मैं धारिता की बात करूं तो धारिता का मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता। और कोई भी चालक है वो आवेश कहां पे ग्रहण करेगा, उसकी सतह पर। इसका मतलब यह है कि मुझे जो विभव लिखना है वो कहां का आना चाहिए, उसकी सतह का, न कि अंदर का और नहीं बाहर का। इसलिए जो V है ये लिख सकता हूं चालक की सतह, या फिर ये लिख सकते हैं गोलीय चालक की सतह पर विभव। अगर गोलीय चालक की सतह पर विभव की बात करूं तो V लिख सकता हूं KQ बटे कैपिटल R। ठीक है, KQ बटे कैपिटल R रखूं तो इसका वैल्यू रख दो, तो C क्या बन गया अपने पास, Q बटे V के लिए लिख सकता हूं Q बटे V की जगह क्या सकता है, KQ बटे कैपिटल R। तो Q से Q कट गया तो ये बच गया R बटे K। जिसको ये लिख सकते हैं R, K को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन T ऊपर जाएगा, इसलिए धारिता का वैल्यू आ सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं क्या, चालक की जो धारिता है वो किस पे निर्भर करती है, उसकी त्रिज्या पे क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं माध्यम की, तो माध्यम के अंदर अपने को पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ सकता है, एप्सिलॉन गुना में R। तो CM बराबर ये लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R गुना में R। तो अगर मैं C और CM को भाग करूं, C और CM को भाग करूं तो ये तो बच गया अपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और कैपिटल R। तो ये तो कट गए। ठीक है, यहाँ पे C बटे CM इक्वल टू 1/एप्सिलॉन R। तो इसको उल्टा लिखेंगे, लिख सकता हूँ एप्सिलॉन R इक्वल टू CM अपॉन C। तो यहाँ पे ये चीज ये भी हो सकती है कि जो एप्सिलॉन R जो परावैद्युतांक था, ठीक है, उसका मान माध्यम में धारिता व निर्वात में धारिता के किसके बराबर होता है, अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे अगर निर्वात में धारिता और माध्यम में धारिता के अनुपात को अगर मैं देखूं तो किसके बराबर आता है, उसके परावैद्युतांक के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, CM बराबर एप्सिलॉन R गुना C। ठीक है, यानी किसी माध्यम में, किसी निर्वात में अगर एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता उसके गुना हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और अगर देखते हैं तो मैंने जैसे लिखा Q इक्वल टू C, तो जो Q और V है वे एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। तो Q और V अगर देखूं मैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के समानुपाती होने का मतलब क्या आएगा, सीधी रेखा। तो सीधी रेखा तो मैंने क्या मान लिया, कौन है, थीटा। तो अगर इसकी तुलना मैं करूं y बराबर mx से, तो x के साथ जो m गुना होता है वो किसको बताता है, उस रेखा की ढाल को। और उस ढाल का मान किसके बराबर होता है, tan थीटा। यहाँ पे अगर मैं इसकी तुलना इससे करूं तो y की जगह q है और x की जगह क्या है, v है। तो x के साथ वो गुना है, जो v के साथ गुना वो क्यों है, यहाँ पे m, तो यहाँ पे क्या आएगा c। तो इस ग्राफ की जो ढाल है, ठीक है, वो किसको दर्शाएगी, उसकी धारिता। ठीक है, और धारिता का वैल्यू किसके बराबर होगा, फिर tan थीटा। ठीक है, यानी यहाँ पे Q समानुपाती V है तो ग्राफ बन रहा है सीधी रेखा, तो उसकी जो ढाल है किसके बराबर आएगी, धारिता। इसे लिख सकता हूँ Q और V के मध्य बनने वाला जो ग्राफ है उसकी ढाल किस चीज को दर्शाती है, उसकी धारिता को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये जो tan थीटा लिख रहा हूँ वो जो थीटा है वो कौन से एक्स के साथ है, V वाले एक्स के साथ, यानी विभव वाले एक्स के साथ बनना चाहिए, नहीं कि किसके साथ है,
QRX के करेंगे संधारित्र की, ठीक है, जिसको अपने सामान्यतः उपयोग में लेते हैं किसी भी आवेश को संरक्षित करने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा को संरक्षित करने, ठीक है। इसलिए अगर संधारित्र की बात करें तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके ऊपर अपने विद्युत आवेश को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, कैपेसिटर को, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो इसको स्टोर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जैसे एक तो अपने एक सामान्य वस्तु ली और उस पर क्या दे दिया, आवेश, उसको अपने संधारित्र नहीं बोलेंगे, उस आवेश की मात्रा को अपने बढ़ाना है, ठीक है। यानी संधारित्र का मतलब ये है भी किसी एक वस्तु है कोई भी, उस पे आवेश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अपने धारिता की बात की थी कल, धारिता का वैल्यू आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी जैसे जैसे आर त्रिज्या का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी धारिता भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे संधारित्र के अंदर अपने को उसकी धारिता बढ़ानी होती है, ठीक है। संधारित्र एक मतलब है प्लेट मान सकते हैं, कोई गोला मान सकते हैं, कोई भी चीज मान सकते हैं, वो संधारित्र है। लेकिन उसको अगर अपने को ऊर्जा स्टोर करनी है या फिर जो आवेश का संरक्षण करना है उसको अपने ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करने की कोशिश करते हैं संधारित्र के अंदर, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करने के लिए अपने ये कह सकते हैं भी आर उसका बड़ा, अगर वो बोला है, ठीक है, यानी वस्तु का मुझे हो सकता है आकार बढ़ाना हो या फिर उसकी आकृति बदलनी पड़े, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई माध्यम भरना पड़े, अलग तरीके, ठीक है। तो उस टाइप से अपने संधारित्र के अंदर ऊर्जा को क्या करना है, स्टोर करना है। इसलिए संधारित्र की अगर परिभाषा देखें तो संधारित्र की परिभाषा अपने अगर धारिता के आधार पे देखूं तो Q इक्वल टू अपने लिखा था C, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, Q बटे V, ठीक है। मेरे पास आवेश है 10 कूलम, ठीक है, मेरे को 10 कूलम स्टोर करना है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जिस वस्तु पर मैं ये आवेश स्टोर कर रहा हूं उसकी धारिता ज्यादा से ज्यादा हो, यानी बहुत ज्यादा धारिता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि मुझे C का मान बढ़ाना है तो C का मान बढ़ाने के लिए अगर V से के साथ मैं तुलना करूं तो C और V एक दूसरे क्या है, विकर्मानुपाती है। यानी अगर मैं V के मान को घटा दूं तो C के मान को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं संधारित्र, तो संधारित्र के अंदर ऐसे बात करते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी वस्तु पर आवेश के मान को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर ये बोल सकता हूँ किसी वस्तु की धारिता को बहुत ज्यादा रखने के लिए उसके विभव में क्या की जाती है, कमी की जाती है, जिसके कारण उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। कहने को वैसे देखूं तो ये क्या है, स्थिरांक है, लेकिन ये अलग अलग वस्तु पे अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। ये माध्यम पे निर्भर करता है, ये वस्तु के आकार पे निर्भर करता है, ठीक है, ये विभव पे निर्भर करता है, ये नाम का नियतांक है, ठीक है। यानी इसके ऊपर अगर अपने विभव वगैरह इनका प्रभाव क्या करता है, पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं संधारित्र में, तो संधारित्र में अपने ये बोल सकते हैं भी किसी भी चालक के ऊपर अगर उसकी धारिता का मान को क्या करना है, बढ़ाना है, तो उस चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए अकेला ये तरीका नहीं है भी उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसके आकार को बदल दिया जाए, आकृति आदि को बदल दिया जाए, उसको अपने विभव में परिवर्तन करके भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने संधारित्र में ये बोल सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर अपने ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, उस पे आवेश को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। और इसका अगर अपने आवेश का मान बढ़ाना है, धारिता उसकी बढ़ानी है, तो उसके लिए उसके विभव को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो संधारित्र की धारिता है वो उसके आकार, आकृति, ठीक है, उसके अंदर माध्यम कितना भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर अपने प्लेट वगैरह जो काम में ले रहे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, इन सब चीजों पे क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे संधारित्र के अंदर अगर बात करें तो इसका जो सिद्धांत है, अगर बात करें संधारित्र के सिद्धांत की, तो संधारित्र के सिद्धांत अगर बात करें, संधारित्र में बात की अपने कि उसके विभव को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, जिसके कारण है उसके धारिता को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ठीक। जैसे मेरे पास ये एक प्लेट है, मैंने मान लिया ए प्लेट है जिसपे पहले से आवेश कितना है, प्लस का क्यूब है,
ठीक, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो संधारित्र है इसका अगर मैं संधारित्र निर्माण कर रहा हूं तो संधारित्र निर्माण करने के लिए मुझे इसकी धारिता को क्या करना है, बढ़ाना है। और धारिता बढ़ाने के लिए अपने बात की भी उसके विभव को क्या कर लो, कम। अब V अगर देखूं तो V लिखते हैं किसी भी आवेश या बिंदु आवेश के कारण Q/R, ठीक है, यानी या फिर कोई प्लेट आती है उसके लिए अलग इस टाइप से अलग अलग आता है। यानी अगर मैं देखूं तो Q अगर प्लस का है तब तो V प्लस का आएगा, Q अगर माइनस का है तो V किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि जो विभव है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। अब मुझे ये बात करनी है कि मुझे अगर मैं संधारित्र के लिए इसके पास में कोई दूसरी वस्तु लेके आऊं, ठीक है, तो मुझे उस संधारित्र की धारिता को क्या करना है, बढ़ाना है। और संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए विभव को क्या करना पड़ेगा, कम। यानी अगर इस पे पहले विभव सिर्फ अकेली A के कारण ही था, बाद में मैं पास में कोई B और लेके आ गया तो विभव किसके कारण आएगा, B और A दोनों के कारण आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो कुल विभव को मेरे को क्या करना है, घटाना है, ताकि उसकी धारिता क्या कर सके, बढ़ सके। तो इसलिए दोनों का क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, अगर एक प्लेट A है और मुझे उससे संधारित्र का निर्माण करना है, और ऐसे संधारित्र का निर्माण करना है जिसकी धारिता क्या हो, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा धारिता रखने के लिए मुझे विभव क्या करना पड़ेगा, कम से कम। यानी एक का विभव अगर प्लस का है तो दूसरे का विभव क्या करना पड़ेगा, माइनस का, ताकि अपने को कुल V है वो उनका अंतर मिले, यानी कम से कम। अगर मैंने दूसरा भी प्लस का लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों प्लस क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे संधारित्र के निर्माण के लिए जो संधारित्र का सिद्धांत है उसमें धारिता बढ़ाने के लिए एक जो प्लेट A है उसके पास में मैं दूसरी प्लेट लेके आया B। अगर मैं इसको बहुत ही समीप लेके आऊं, मानो D दूरी पे रखा और जो बहुत ही कम है तो समीप लेके आऊं, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो इस पे कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रेरण की। जब अपने एक आवेश के बहुत ही समीप दूसरा लेके आते हैं प्रेरण की, तो प्लस के पास तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस के पास क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अब अपने पास अगर मैं देखूं कुल विभव को, तो कुल विभव पहले सिर्फ A का विभव था, अब उसके साथ B का विभव आ सकता है, लेकिन B के विभव की दो संभावनाएं, एक माइनस का और एक प्लस का। अपने को संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए जो कुल विभव उसको क्या करना है, घटाना है। तो कुल विभव को घटाने के लिए जो दूसरे B वाला विभव आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। यानी मुझे इस B पे कौन सा आवेश रखना है, सिर्फ माइनस, तो मुझे प्लस को क्या करना पड़ेगा, वो संपर्क, ठीक है। तो अगर मैंने प्लस को भू संपर्कित कर दिया तो ये अपने पास कुछ ऐसा बच गया, A है जिसपे कौन सा आवेश बच गया, सिर्फ प्लस, और जो B है उसपे कौन सा आवेश बच गया, माइनस, जिसके कारण परिणामी विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए V बराबर लिख सकता हूँ A माइनस है VB। इसलिए अगर संधारित्र के सिद्धांत के अंदर बात करें तो संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए उसके विभव को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। इसलिए ये बोल सकते हैं कि संधारित्र की जो एक प्लेट है उसके समीप एक अति निकट दूसरी प्लेट लेके आएंगे, ठीक है, जिसके ऊपर जो B है उसको अति निकट लाने के कारण B के ऊपर क्या होगी, प्रेरण की प्रक्रिया, और प्रेरण की प्रक्रिया होने के पश्चात अपने उसके ऊपर दो आवेश दिखाई देंगे। तो अपने को वो आवेश रखना है जो उसके विभव को क्या कर सके, घटा सके, ठीक है। जैसे इसका अगर विभव प्लस का है तो इसका विभव किसका आना चाहिए, माइनस का, और अगर इसका विभव माइनस का होता तो इसका विभव किसका रखते, प्लस का। तो जो आवेश रखना उसको दूसरी साइड उसको क्या कर दो, वो संपर्क, जिसके कारण एक आवेश बचेगा, जिसके कारण इनका जो परिणामी विभव है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके अंदर अगर हम बात करें, इसलिए अगर अपने कहीं पे संधारित्र का निर्माण करें तो उसमें एक वस्तु की बजाय या एक परत या एक पट्टिका की बजाय कितनी पट्टिकाएं ली जाती है, दो, या फिर दो परत ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि जो दूसरी परत या दूसरी प्लेट या दूसरी जो पट्टिका दूसरी वस्तु है वो क्या करेगी, उसके विभव के मान को क्या कर देगी, कम कर देगी, जिसके कारण उसकी जो परिणामी धारिता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब संधारित्र के लिए एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, संधारित्र के लिए जितना विभव प्लस, जितना आवेश प्लस का है उतना ही आवेश किसका होता है,
माइनस का, दोनों में आवेश क्या रखे जाते हैं हमेशा समान, ठीक है। इसलिए संधारित्र में एक चीज ध्यान रखें, संधारित्र में दोनों प्लेटों पर आवेश का मान तो होता है समान, लेकिन उनकी प्रकृति होती है विपरीत, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, जिसके कारण जो परिणामी आवेश है वो कितना प्राप्त होगा 0, एक प्लस की और एक -2। इसलिए अगर कहीं पे कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर परिणामी जो आवेश है उसका मान सदैव कितना प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है, जिसके ऊपर एक के ऊपर आवेश किसका होगा प्लस का और दूसरे के ऊपर आवेश किसका होगा माइनस का, ठीक है। इस आधार पर अपने कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। तो सिद्धांत के अंदर अपने को बेसिक चीज ध्यान रखनी है, एक प्लेट के पास दूसरी प्लेट लाई जाएगी जिसमें किसकी प्रक्रिया होगी प्रेरण की, और प्रेरण के कारण उस पे जो आवेश उत्पन्न होगा उसमें अपने को वो आवेश रखना है जो उस दोनों प्लेटों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसको क्या कर सके, जो परिणामी विभव उसको क्या कर सके घटा सके। अपना नेक्स्ट करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर एक तो ये चीज क्लियर है, दो प्लेट लेनी है और एक दूसरे क्या लेनी है समांतर, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर लिखते हैं भी एक प्लेट, ठीक है, जिसके ऊपर मान लो प्लस आवेश है, उसके अति निकट एक दूसरी प्लेट लाई जाती है जिसपे प्रेरण की प्रक्रिया का एक साइड माइनस और एक साइड प्लस, तो मुझे इस पे कौन सा आवेश रखना है माइनस। तो ये जो पूरा निकाय बनेगा एक प्लस वाली प्लेट का और एक माइनस वाली प्लेट का, इसे क्या बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र को हम लिखा दर्शाते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर इसको दर्शा सकते हैं ऐसे। ये जो संधारित्र का सिंबल है जिस तरीके से अपने प्रतिरोध दर्शाते हैं उसी प्रकार से किसी परिपथ के अंदर संधारित्र को ऐसे दर्शाएंगे। ये जो सिंबल है वो तो दिखाता है नियत धारिता वाले संधारित्र को, यानी ऐसा संधारित्र जिसकी जो धारिता है वो परिवर्तित नहीं हो सकती, ठीक है, वो क्या रहेगी नियत। और ये जो है वो इस टाइप के संधारित्र को दिखाता है जिसकी धारिता क्या कर सकते हैं परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। ये परिवर्तित जो धारिता का संधारित्र का सिंबल है और ये कैसे का नियत का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समांतर प्लेट संधारित्र देखें तो समांतर प्लेट संधारित्र को अपने बोल सकते हैं भी दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखना है, अति निकट दूरी पे रखना है और जिन पे आवेश की प्रकृति एक दूसरे क्या है विपरीत और आवेश का परिमाण क्या है समान है। तो ये जो निकाय बनेगा, ये जो युक्ति बनेगी उसे क्या बोलते हैं उसका समांतर प्लेट संधारित्र। अब अगर मैं समांतर प्लेट संधारित्र की बात करूं, इनके मध्य दूरी कितनी है मान लो d है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर एक पे तो मैंने आवेश रखा प्लस, दूसरे पे आवेश किसका रखा माइनस का, ये a है और ये b है। तो अगर आंतरिक बिंदु पे मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं बिंदु P पर, तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितनी प्लेटों के कारण आ सकता है, दो के कारण आ सकता है, यानी एक तो EPA और प्लस EPB, लेकिन विद्युत क्षेत्र वो कैसी राशि है सदिश राशि, इसे इनका कौन सा योग होगा सदिश योग। अब इनके अंदर अपने को ये देखना है इनकी दिशा अगर विपरीत है तब तो इनको घटा देंगे और अगर इनकी दिशा समान है तब इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो दिशा देखने के लिए बिंदु पे कितने गुलाम आवेश रखना है एक गुलाम, ये जो प्लस है वो प्लस को क्या करेगा प्रतिकर्षित, यानी ये तो आएगा EPA, ठीक है। और अगर B देखो तो B किसका है माइनस का, जो इस प्लस को क्या करेगा आकर्षित किया है EPB, तो दोनों की जो दिशा है वो क्या है समान है, तो दोनों को क्या कर दो जोड़ दो। तो EP के लिए मुझे करना है EPA और प्लस EPB। अपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर बात की थी किसी प्लेट या परत के कारण कितना विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, उसके कारण प्राप्त होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक परत है उसके कारण कितना प्राप्त होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो EPA कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा भी कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का सिग्मा सेम क्यों है, क्योंकि जो दोनों प्लेटें वो एक जैसी होती है और दोनों पे आवेश का मान भी क्या होता है समान होता है, इसलिए। तो अगर इसको देखो तो ये अपने पास कितना सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जो आंतरिक बिंदु है उस पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो कितना प्राप्त होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पे निर्भर नहीं कर, ठीक है, इसलिए अपने को ये चीज क्लियर ध्यान रखनी है कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका मान, ठीक है, प्लेटों के मध्य की दूरी पर
जो विद्युत क्षेत्र उसमें उसका मान प्लेटों के मध्य की दूरी पर निर्भर नहीं करता, उसका मान कितना प्राप्त होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपने उसकी धारिता की बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए अपने को एक चीज क्लियर होगी भी जो E है वो प्राप्त हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो E है वो क्या है, नियत है। ठीक है, इसका मान नहीं बदल रहा, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूं क्या, अगर V निकालना तो V को सीधा E गुना D कर दे। ठीक है, क्योंकि अगर वो परिवर्ती था तब तो अपने उनके बीच उसका क्या किया था, समाकलन। ठीक है, अलग अलग बिंदुओं के लिए जो अपने पिछले वाले चैप्टर के अंदर विभव के मान निकाले थे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं विभव के मान की बात करूं तो विभव के मान के लिए मुझे यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जो E है वो दूरी के साथ परिवर्ती नहीं हो रहा, तो इसलिए सामान्य V को क्या लिख सकता हूँ, E गुना D लिख सकता हूँ। ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखनी है अपने को भी, जो धारिता है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा किसकी होती है, धनात्मक की। इसलिए यहाँ पे जो विभव है वो हमेशा बात करते हैं बाह्य बल के द्वारा। ठीक है, न कि आंतरिक, क्योंकि आंतरिक कारण जो विद्युत क्षेत्र था वो किसका प्राप्त होता है, माइनस का। ठीक है, जबकि यहाँ पे किसका प्राप्त करना अपने को, प्लस का, इसलिए यहाँ पे किसका काम में लेना है, बाह्य का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने ए प्लेट ली जिसपे माइनस है, सॉरी प्लस है, और बी प्लेट ली जिसपे कौन सा आवेश है, माइनस है, तो बी बराबर अगर लिखूं तो E गुना D लिख सकता हूं। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, अगर आवेश लेना है तो आवेश इस प्लेट से लास्ट इस प्लेट तक विस्थापित हो सकता है, जिसके बीच की दूरी कितनी ले रहा हूँ, D ले रहा हूँ। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना ले रहा हूँ, A, और एक पे आवेश क्या ले रहा हूँ, Q, एक पे माइनस Q और एक पे क्या है, प्लस Q। इसका क्षेत्रफल भी कितना है, A, क्योंकि दोनों प्लेटें एक जैसी ली जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर V की बात करूं तो V को क्या लिख सकता हूँ, E गुना D, वहां पे E गुना DR की बात की थी। ठीक है, वहां पे DR बात की थी, यहाँ पे DR की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो E है उसका मान क्या है, नियत है, इसलिए लिख सकता हूँ E गुना D। ठीक है, और इसको किसका लेना है, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बीच में डॉट का निशान भी देखे तो उसके आधार पे अगर देखूं तो एक साइड प्लस और एक साइड क्या है, माइनस, तो जो आवेश है उसका विस्थापन अगर मैं देखूं, ठीक है, तो अपने अगर सिर्फ विद्युत क्षेत्र के अंदर बात की तो विद्युत क्षेत्र के अंदर लिखा था माइनस का E डॉट DR, यहाँ पे E डॉट D लिखूंगा, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं आवेश की गति की बात करूं तो आवेश परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आई है। अगर मैं बात करूं आवेश की गति की, तो आवेश की गति के आधार पे अगर अपने देखें तो आवेश स्थानांतरण जब भी होता है तो वो हमेशा किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर आवेश का स्थानांतरण देखूं तो वो किस प्रकार से संभव है, B से A या A से B, ये संभव है B से A, क्योंकि A पर है प्लस और B पे क्या है, माइनस। तो यहाँ पे अगर कोई आवेश है, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश संरक्षित करना है वो आवेश आना है हमेशा बाहर से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं निकाला जाता, यह आवेश किधर से आना है, हमेशा बाहर से। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण देखूं तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो B से A की तरफ आसानी से होगा। क्यों, क्योंकि B वाला जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा और जो A वाला है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है वो B से किस ओर संभव आसानी से, A की ओर। ठीक है, ये अपने बात की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर भी। ठीक है, अभी B जो माइनस वाला है उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन की दिशा तो ये होनी चाहिए और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो कोण कितने डिग्री है, 180। तो यहाँ पे लिखूं तो माइनस का ED और आगे क्या आएगा, cos 180, cos 180 कितना, -1, तो ये सिर्फ बचता है E गुना D। इसलिए अपने को ये चीज क्लियर रखनी है भाई, जब भी समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो अपने बीच में डॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा लिख सकता हूँ V बराबर E गुना D। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूं V बराबर E गुना D की, तो E का वैल्यू रखो, E का वैल्यू अपने पास कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन पर राउंड पर क्या है, D। ठीक है, तो यहाँ पे V को ये लिख सकता हूँ, क्या सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, Q बटे A, क्योंकि ये आवेश घनत्व होता है, और नीचे D बटे एप्सिलॉन। अगर मुझे इसकी धारिता की बात करनी है तो धारिता जो C है उसको क्या लिखा जा सकता है, Q बटे V। तो Q और बटे में अगर V की बात करूं तो V का वैल्यू कितना है, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट।
तो Q से Q कट गया तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A बटे D, यह है धारिता। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखनी है कि जो धारिता का मान है वो एप्सिलॉन नॉट A बटे किसके प्राप्त होता है, D के प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर C देखो तो D के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की अगर धारिता बढ़ानी है तो उसकी दूरी क्या रखनी पड़ेगी प्लेटों के मध्य की, कम से कम, ठीक है, क्योंकि ये D के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो प्लेट है, ठीक है, उसके अंदर क्या बढ़ दिया गया, कोई माध्यम, तो माध्यम बढ़ दिया गया है तो धारिता का वैल्यू कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट कितना क्या आ सकता है, एप्सिलॉन A बटे D, ठीक है। तो Cm का वैल्यू ये लिख सकता हूं एप्सिलॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बटे में क्या आ सकता है, D आ सकता है, ठीक है। इसलिए समान प्लेट संधारित्र के लिए अपने एक चीज तो ध्यान रखनी है, V बराबर सीधा E गुना D लिख सकता हूं, और समान प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसी की प्राप्त होती है एप्सिलॉन नॉट A और बटे में कितना D, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है उपांत प्रभाव का, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं उपांत प्रभाव की, तो उपांत प्रभाव का सीधा सा मतलब है जैसे ये प्लेट है A, तो कोई भी प्लेट या परत हो वो अपनी थोड़ी बहुत मोटाई तो रखेगी, ठीक है। तो मैंने इसकी थोड़ी सी मोटाई बनाई है ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से सामने वाली प्लेट भी है वो भी अपना थोड़ा सा क्या रखेगी, मोटाई रखेगी। ये A और ये क्या है B। अगर इस पे आवेश प्लस है तो ये उस पे चालक पे चारों में वितरित होगा उसकी सतह पर, अगर इस पे है तो ये चारों में क्या वितरित होगा, इस पे माइनस। अब अगर अपने बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा की, तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं है वो प्लस से निकलती किस ओर जाती है, माइनस की ओर, और वो हमेशा इस सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये विद्युत क्षेत्र तो आएगा ऐसे अगर प्लेटों के मध्य की बात करूं। लेकिन अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो इस वाले हिस्से पे अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं देखूं तो वो सतह की क्या निकलेगी, लंबवत, और आएगी भी कैसी, लंबवत। यहां से भी सतह से लंबवत निकलेगी और आएगी कैसी, लंबवत। तो प्लस से माइनस की ओर ये कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है। इसलिए उपांत प्रभाव का मतलब होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच में तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी प्राप्त होती है, लेकिन उनके जो किनारे हैं उनपे वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी प्राप्त ना होकर क्या हो जाती है, वक्रीय, यानी थोड़ी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जिस प्रभाव को कौन सा प्रभाव बोलते हैं, उपांत प्रभाव, ठीक है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र के किनारों पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो उनका मुड़ाव होता है, ठीक है, वो घूम जाती है थोड़ा, वो सीधी न होकर थोड़ी क्या होती है, वक्रीय होती है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, उपांत प्रभाव। आज हम बात करेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई अगर पराविद्युत माध्यम बढ़ दिया जाए तो उसकी धारिता वगैरह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो इसके अंदर अगर मैं ये देखूं कि मैंने समांतर प्लेट संधारित्र लिया है जिसमें दो प्लेटें ली, एक प्लेट A है जिसपे अंदर की साइड आवेश मान लो प्लस, और दूसरी प्लेट अपने B ली जिसके अंदर की साइड आवेश क्या है, माइनस, एक पे प्लस और एक पे माइनस। तो अगर ये प्लेटें हैं तो कल आपने इसके अंदर के विद्युत क्षेत्र की बात की थी जिसे लिखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अगर सिग्मा है तो इसका क्या आएगा, माइनस सिग्मा, ठीक है, क्योंकि एक आवेश प्लस का और एक आवेश किसका, माइनस का। अब इसके अंदर एक चीज और भी बात की थी कि ये प्लस और ये माइनस है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आ रहा है, यानी ये विद्युत क्षेत्र आ रहा किसके कारण है, संधारित्र की प्लेटों के कारण, जिसकी दिशा A से किस ओर है, B की ओर। और इस E का वैल्यू अपने निकाला था, E का वैल्यू आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिर्फ इसके लिए, संधारित्र के लिए, जब तक इसके अंदर कोई भी माध्यम नहीं भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं संधारित्र के लिए ये आ गया, अगर मैं इसके अंदर ये कहूं कि मैंने इसके अंदर एक पराविद्युत पदार्थ भर दिया, चाहे पूरे में भरे चाहे आंशिक रूप में भरे, अपने को बस ये बात करनी है कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है। मैंने यहाँ पे पराविद्युत पदार्थ भर दिया जिसका पराविद्युत कितना है, एप्सिलॉन R, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं माध्यम बनने के पश्चात,
अगर मैंने लिखा कि मैंने माध्यम भर दिया, उसके बाद अगर ई देखूं माध्यम भरने के बाद, ठीक है, यानी ई एम अगर लिखूं मान लो माध्यम भरने के बाद, तो वो कितना आना चाहिए, आवेश वही है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि जब भी अपने माध्यम भरते हैं तो इसका मान ही तो बदलते हैं, तो ई एम का वैल्यू आ गया अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, यानी जब तक माध्यम नहीं भरा हुआ था तब तो विद्युत क्षेत्र ये था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जैसे मैंने एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया इसके अंदर, तो ये वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब परावैद्युत पदार्थ बढ़ने से फर्क क्या पड़ेगा, अपने एक बात की थी, परावैद्युत पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसके ऊपर अगर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो वह जो पदार्थ है उसके जो अणु हैं, जो प्लस और माइनस के केंद्र वाले हैं, वो एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित, और उनके जो प्रत्येक हैं भाग हैं, जो प्रत्येक छोटे छोटे अणु हैं, वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। तो जैसे मान लो का ये कोई परावैद्युत पदार्थ था, ये अगर परावैद्युत पदार्थ था तो उसका प्रत्येक अणु किसकी तरह व्यवहार करेगा, द्विध्रुव की भांति, और द्विध्रुव का बन सकता है जब एक प्लस का और एक किसका हो, माइनस का, ठीक। अब अगर मैं इस पे जैसे ये मान लो परावैद्युत पदार्थ और मैंने इस पे बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया ई, तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है, विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश पर क्या लगाता है, बल लगाता है, और अगर वो आवेश प्लस का है तब तो उस पे बल और ई की दिशा क्या होती है, समान, और अगर वो आवेश किसका हो, माइनस का हो, तो एफ और ई की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ पे अगर इस प्लस को देखूं तो इस प्लस पे बल लगेगा ई की दिशा में, यानी ये तो बल लगाएगा ऐसे, और इसका जो दूसरा माइनस वाला भाग है उस पे बल लगेगा इसकी दिशा बिल्कुल विपरीत, इस पे प्लस आगे की तरफ, माइनस पे विपरीत, प्लस पे किस ओर आगे की ओर, माइनस पे किस ओर है, विपरीत, माइनस पे किधर पीछे और प्लस पे किधर लगेगा, आगे, इसी तरह प्लस पे आगे और माइनस पे पीछे, यानी ये जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर उपस्थित जो माध्यम है उसके अणुओं पे क्या लगाएगा, बल। अब अगर इस बल को देखूं तो ये बल क्या करा, ऊपर वाला आगे की तरह, ये पीछे की तरह, तो ये ऐसे की बजाय ऐसे हो जाएगा, घूम जाएगा, यानी अगर मैं विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद की बात करूं तो ये सारे के सारे ऐसे हो जाने चाहिए, क्योंकि बल इस टाइप से लग रहा है, वो इसको इस तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, जैसे इस प्लस को वो आगे खींचेगा और ये माइनस, तो ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद उसके जो अणु है वो ऐसे संरेखित हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र अगर इस तरफ है तो प्लस तो ई की दिशा में संरेखित होगा, ठीक है, यानी प्लस की जगह तो होगी ई की दिशा में, लेकिन अगर माइनस देखूं तो माइनस ई की बिल्कुल विपरीत दिशा, ठीक है। तो उस आधार पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो मैंने परावैद्युत पदार्थ भरा है एप्सिलॉन आर का, उसके अनुसार जो अंदर वाले अणु हैं वो कुछ ऐसे संरेखित हो जाने चाहिए, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो प्लस और विपरीत दिशा में क्या आएगा, माइनस। तो इस प्रकार से अगर वो संरेखित हो गए ये हो रहा है बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने का, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो उस पर बल लगाएगा, और मैंने मान लिया कि उसके कारण जो एप्सिलॉन आर का जो परावैद्युत पदार्थ है वो इस तरीके से क्या हो गया, संरेखित। तो अब अगर मैं इस डायग्राम को गौर करूं, ठीक है, तो अगर इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर देखूं तो परावैद्युत पदार्थ में अगर देखूं तो ये स्थिति कुछ ऐसी है, जो प्लस वाली प्लेट है ए की, उस प्लेट के पास में परावैद्युत पदार्थ की जो परत है उस परत पे कौन सा वेग दिखाई दे रहा है अपने को, माइनस दिखाई दे रहा है, यानी प्लस वाले के बिल्कुल समीप जो प्लेट है उस पे क्या आ रहा है, माइनस, उसके बाद प्लस माइनस है, फिर प्लस माइनस इस तरीके से चल रहा है, फिर आगे प्लस माइनस इस तरह। लेकिन अगर मैं सबसे लास्ट प्लेट की बात करूं, जो संधारित्र की माइनस वाली प्लेट है, उसके पास जो परावैद्युत पदार्थ की परत आएगी उस पे कौन सा वेग दिख रहा है अपने को, प्लस, ठीक है। तो अगर मैं परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद बात करूं तो परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद जो परावैद्युत पदार्थ की जो साइड वाली दोनों परतें हैं
उनपे एक पे अपने को माइनस दिख रहा है और दूसरी परत पे क्या दिख रहा है प्लस, और बीच वाले जो आवेश हैं वो एक दूसरे को कट करके कितना हो जाएंगे जीरो, क्योंकि प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो, ठीक है, प्लस माइनस जीरो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं गौर करूं तो सबसे जो किनारे वाला भाग है उस पे एक किनारे पे कौन सा आवेश दिख रहा है माइनस और एक किनारे पे प्लस, तो इसका इसलिए यहाँ पे अपने बात करते हैं कि जब भी समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर अपने कोई पराविद्युत पदार्थ भरते हैं तो संधारित्र की धनात्मक प्लेट के समीप तो पराविद्युत पदार्थ की ऋणात्मक परत आ जाती है, और जो ऋणात्मक परत है संधारित्र की उसके समीप आ जाती है पराविद्युत पदार्थ की कौन सी प्लेट है परत धनात्मक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अंदर की साइड देखूं तो पराविद्युत पदार्थ की दो परतों का निर्माण हो रहा है, एक परत तो कैसी है ऋणावेशित और एक परत है धनावेशित, एक परत ऋणावेशित और एक परत धनावेशित होने का मतलब ये है भी इसके अंदर ये जो अंदर वाली परतें हैं वो किसका निर्माण करती है, यहाँ पे संधारित्र का अलग से क्या करती है निर्माण करती है। इसलिए यहाँ पे अपने कहते हैं कि जो संधारित्र है उस प्लेटों के मध्य यदि कोई पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो पराविद्युत पदार्थ की एक परत ऋणात्मक और एक परत धनात्मक होने के कारण वह भी किसकी भांति व्यवहार करने लगता है, एक संधारित्र की भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं सीधा सा पराविद्युत पदार्थ जो है अगर बात करें पराविद्युत पदार्थ के अनुसार, ठीक है, वहां पे अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, जिसको मैंने लिखा मान लो है ईपी से, ठीक है, तो पराविद्युत पदार्थ के अनुसार जो संधारित्र बन रहा है उसका विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, अगर पराविद्युत पदार्थ को मैं अलग लेके चलूं, ठीक है, और वो भी किसकी तरह व्यवहार करेंगे संधारित्र की, तो पराविद्युत पदार्थ का जो पूरा आवेश है जो संधारित्र के रूप में व्यवहार कर रहा है वो सिर्फ दो परतों के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूं संपूर्ण संधारित्र की तो उसके अंदर बात आएगी माध्यम की, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने सिर्फ संधारित्र को अलग अलग करिए, संधारित्र की प्लेटें अलग है और जो पराविद्युत पदार्थ बना है, ठीक है, उसकी मैंने प्लेटें क्या मानी है अलग, यानी बीच वाला जो सी है यानी सी और डी जो संधारित्र बन रहा है दोनों प्लेटों से मिलके उसको अगर मैं बाहर निकाल लूं अलग से तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा, ठीक है, वो भी कितना प्राप्त होगा, ये भी एक संधारित्र की तरह, तो वो प्राप्त होगा अपने को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो अंदर वाला प्लस माइनस का जो आवेश घनत्व है, ठीक है, वो निर्भर करेगा पराविद्युत पदार्थ पर भी, पराविद्युत पदार्थ है कैसा, इसलिए इसको मैं सिग्मा नहीं लिख सकता, मैंने लिखा सिग्मा पी से, ठीक है, ये जो है वो पराविद्युत पदार्थ के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ईपी को क्या लिख सकता हूँ सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन, तो यहाँ पे मैं संधारित्र के लिए तीन अलग अलग चीजें लिख सकता हूँ, अगर सिर्फ संधारित्र होता तो उसको लिख सकता हूँ मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं ये देखूं भी मैंने सिर्फ माध्यम भरने के बाद पूरे निकाय की एक साथ बात करूं तब संधारित्र के प्लेटों के मध्य क्या आ गया एक माध्यम, तो उसको लिख सकता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं पराविद्युत पदार्थ का व्यवहार देखूं तो पराविद्युत पदार्थ के व्यवहार के अनुसार जो पराविद्युत पदार्थ है वो अंदर एक नए संधारित्र का क्या कर रहा है निर्माण, और उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ सिर्फ अगर वो अंदर वाले संधारित्र की बात करूं यानी सिर्फ पराविद्युत पदार्थ वाले संधारित्र की अगर मैं बात करूं तो उसको क्या लिख सकता हूँ सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर क्लियर करें अपने तो ये चीज है प्लस और ये चीज क्या है माइनस है, तो अगर मैं सी और डी के अनुसार संधारित्र का निर्माण करूं तो उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा बिल्कुल विपरीत आ रही है, यानी ईपी की दिशा उसके बिल्कुल क्या आ रही है विपरीत, क्योंकि माइनस की साइड उसका प्लस और प्लस की साइड क्या है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं तो अंदर वाले बिंदु पर जो है उस पे एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अपने बोल सकते हैं कि जब पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पराविद्युत पदार्थ भरा जाता है तो वह जो पदार्थ है वो भी किसकी तरह व्यवहार करने लगता है संधारित्र की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण उसका स्वयं का एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे किसके द्वारा दर्शा रहे ईपी से, और ये जो ईपी की दिशा है वो जो बाह्य प्लेटों का खुद का विद्युत क्षेत्र उसकी दिशा बिल्कुल क्या होती है विपरीत, ठीक है। जो प्लेटों का खुद का विद्युत क्षेत्र वो तो इस साइड था, जबकि जो समांतर प्लेट संधारित्र का जो विद्युत क्षेत्र बना है वो बिल्कुल उसके क्या बना है विपरीत, तो जिसकी दिशा बिल्कुल उसके क्या होती है विपरीत। तो अगर मैं बात करूं आंतरिक बिंदु के लिए, ठीक है, कोई भी बिंदु अगर उसके अंदर स्थित है तो उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो जैसे ये ईपीआई बिल्कुल है विपरीत, तो अतः अगर मैं बात करूं किसी भी आंतरिक बिंदु
ऊपर कुल विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल विद्युत क्षेत्र के लिए अगर देखूं तो दो सदिशों का योग ही तो होता है, यानी ई और प्लस में क्या आना चाहिए ईपी, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत यही बात कहता है। और अगर मैं सिर्फ परिमाण के लिए बात करूं ई टोटल की, तो ई टोटल की अगर सिर्फ परिमाण के लिए बात करूं तो दोनों जो ई है उनकी दिशा एक दूसरे क्या है विपरीत है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ई माइनस ईपी। तो ई का वैल्यू अपने पास कितना है, ई का वैल्यू अपने पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं ईपी की बात करूं तो उसको लिख सकता हूं सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि ई टोटल का मतलब जब मैंने माध्यम वगैरह बढ़ने के बाद संधारित्र का कुल संधारित्र के कुल विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो संधारित्र का कुल विद्युत क्षेत्र कितना आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन है आर, यानी टोटल मिलना चाहिए अपने को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन है आर। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन में अगर मैं देखूं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉमन लूं 1/एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास बचा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, तो इसको ये लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो सिग्मा पी को इस साइड ले आओ, सिग्मा पी को इस साइड लेके आऊं तो ये सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है आर, ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं सिग्मा पी इक्वल्स टू, अगर सिग्मा कॉमन लूं तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन है आर, ठीक। तो यहाँ पे अगर अपने इस बात को क्लियर करें, जैसे यहां पे अगर बात करें सिग्मा पी की, तो सिग्मा पी को ये लिख सकते हैं सिग्मा एलसीएम एप्सिलॉन आर, तो ये आ गया एप्सिलॉन आर माइनस 1, ठीक। अब किसी भी संधारित्र के अंदर अपने नई चीज की बात करते हैं, जैसे मान लो एक संधारित्र के लिए अगर अपने उसके अंदर पराविद्युत पदार्थ भरा है, तो पराविद्युत पदार्थ भरने के बाद अपने ये पता चला भी उसके जो द्विध्रुव है उसका जो आवेश है वो एक तरीके से संरेखित हो रहे, यानी एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। तो इसलिए यहाँ पे प्रक्रिया मानते हैं ध्रुवण की। कैसे, जैसे अपने ध्रुवण की प्रक्रिया के अंदर बात की थी एक सिरा किसका होता है प्लस का और एक सिरा किसका होता है माइनस का। इसी प्रकार से अगर पराविद्युत पदार्थ भरा है तो पराविद्युत पदार्थ का जो एक परत है वो तो हो रही है माइनस की और एक परत किसकी हो रही है प्लस की। इसका मतलब यह है भी वहां पे एक तरीके से एक साइड माइनस और एक साइड प्लस नया बन गया, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोल सकते हैं हम ध्रुवण। इसलिए किसी भी संधारित्र के लिए यहाँ पे एक नई राशि का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं उसका ध्रुवण सदिश, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ध्रुवण सदिश की, जो ध्रुवण सदिश है जिसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है P के द्वारा, ये जो ध्रुवण सदिश है उसका मान जितना ज्यादा होता है जितना ज्यादा उस पे विद्युत क्षेत्र लगाया जाए। क्यों? क्योंकि जितना प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा उतने ही ज्यादा क्या होंगे जो द्विध्रुव है वो क्या होंगे संरेखित, यानी उतना ही ज्यादा एक तरफ प्लस आएगा और उतना ही ज्यादा एक तरफ क्या आएगा माइनस। इसलिए जो ध्रुवण सदिश है, ध्रुवण सदिश का जो परिमाण है या फिर जो मान की बात करूं मैं तो उसका मान लगाए गए विद्युत क्षेत्र पे क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है। यानी जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगाओगे उतनी ज्यादा वो क्या होंगे संरेखित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं विद्युत क्षेत्र का यहाँ पे अगर नियतांक समानुपाती चाणु तो यहाँ पे एक नियतांक जोड़ा जाता है काई, तो गुणा में क्या आता है ई, ठीक है। तो यहाँ पे एक नियतांक जोड़ा गया काई को बोल सकते हैं उसका समानुपाती है नियतांक। तो यहाँ पे जो पी है उसको लिखा काई गुणा ई। अब यहाँ पे जो ध्रुवण सदिश है वो हमेशा उसका मान हमेशा बराबर होता है किसी भी पराविद्युत पदार्थ के अंदर ध्रुवण की प्रक्रिया के बाद जो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व बड़ा है, यानी जो सिग्मा पी है उसके हमेशा क्या होता है बराबर, ठीक है। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ध्रुवण सदिश का मान है वो हमेशा बराबर होता है सिग्मा पी के, यानी उसका जो आवेश घनत्व कितना उस पे क्या हुआ है उत्पन्न हो उसके क्या होता है बराबर होता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूं पी की तो पी को लिख सकता हूँ एक्स ई काई गुना ई और सिग्मा पी का वैल्यू अपने पास है सिग्मा एप्सिलॉन आर माइनस 1 और बटे में क्या आएगा एप्सिलॉन है आर। ये जो ई है वो माध्यम भरने के बाद, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपने काई बराबर, इसको ई को लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन ये किसके बराबर आ सकता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन है आर के बराबर सिग्मा इनटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन है आर। तो एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा से सिग्मा तो काई का वैल्यू आता है एप्सिलॉन नॉट आगे जाएगा
एप्सिलॉन आर माइनस 1। ठीक है, जो वैल्यू अपने को क्या रखनी है ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें ध्रुवण सदिश की, तो ध्रुवण सदिश का मतलब होता है कितनी क्षमता से एक तरीके से जो आवेश है, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो P है वो विद्युत लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसके आधार पे अपने ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं ध्रुवण सदिश की बात करूं तो ध्रुवण सदिश का मान बराबर होता है हमेशा उसके जो पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो रहा है उसके क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए P को किसके इक्वल लिख सकते हैं, सिग्मा E के, इसको x ही लिखा तो यहाँ पे x ही लिख सकते हैं। तो जो E है वो उसका विद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है, तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, माध्यम भरने के बाद सिग्मा कोण एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन है r उसका वैल्यू रखते हो, उसके बाद अपने इकाई का वैल्यू क्या प्राप्त होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस। अपने नेक्स्ट स्टेडिंग की अगर बात करें तो उसके अंदर है कि समान प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी जब पराविद्युत पदार्थ उसके अंदर पूर्ण रूप से बढ़ गया हो, यानी प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से क्या भरा है, पराविद्युत पदार्थ। तो मैंने मान लिया भी अपने कोई संधारित्र था, ठीक है, जिसकी प्लेटों पे आवेश क्या था, Q था। प्लेट मान लो AB, तो एक साइड प्लस है और एक साइड क्या है, माइनस। इसके अंदर इसके मध्य की दूरी कितनी है, D है प्लेटों। यहाँ पे पूरी संपूर्ण में ही अपने पराविद्युत पदार्थ बढ़ गया, जिसका पराविद्युत कितना है, एप्सिलॉन है r। तो अगर मैं पराविद्युत पदार्थ बढ़ने के बाद आंतरिक विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो वो कितना प्राप्त होना चाहिए अपने पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन है r। ठीक है, क्योंकि अगर निर्वात होता तब तो लिख देता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर मैंने पराविद्युत पदार्थ बढ़ गया एप्सिलॉन r का तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन है r। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे धारिता की बात करनी है तो Q इक्वल टू अपने पास क्या होता है, CV। तो C इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Q बटे V। तो मुझे वैल्यू निकालनी है V की। तो अगर मैं V की वैल्यू की बात करूं तो अपने किसी भी संधारित्र के लिए क्या बात की थी, समान संधारित्र के लिए लिखा था V बराबर E गुणा D। ठीक है, यहाँ पे अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि E एक ही लिखा जा सकता है या दो लिखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इस प्लेटों के मध्य की बात करूं तो पराविद्युत पदार्थ पूरे में भरा हुआ है, ठीक है, यानी अकेला ही आ सकता है। लेकिन यही अगर पराविद्युत पदार्थ आधे आधे में भरा होता, आधे में एप्सिलॉन r अलग होता है, आधे में एप्सिलॉन r क्या होता अलग, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र अलग होता है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि एक में एप्सिलॉन r बनाता और एक में क्या था, एप्सिलॉन r2। तो तब अपने E के कितने टुकड़े करने पड़ते, दो। लेकिन अगर इस समय देखूं तो इस समय सिर्फ कितना ही है, एक ही है, तो इसका मतलब अपने को उसके टुकड़े वगैरह नहीं करने। तो V बराबर क्या लिख सकता हूँ, E गुणा D। तो V का वैल्यू अगर निकालूं तो E का वैल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और ऊपर कौन है, D। तो सिग्मा को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन A, तो D एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन है r। तो यहाँ पे अगर मैं समान प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करूं तो धारिता क्या आएगी, Q बटे V। तो Q अपॉन V का अगर वैल्यू देखें तो V का वैल्यू आ सकता है QD अपॉन में जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से Q से Q। ठीक है, तो यहाँ पे अगर C की बात करूं तो C का वैल्यू प्राप्त होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A बटे में D। अब इसको अपने को याद रखने का तरीका ये लिख सकते हैं, अगर C की बात करूं तो C को ये लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट A बटे D बटे एप्सिलॉन है r। तो अगर इस फॉर्मूले को गौर करें अपने तो सामान्य संधारित्र के लिए अपने को लिखा था एप्सिलॉन नॉट A बटे क्या लिखा था, D लिखा था। तो अगर सामान्यतः और पराविद्युत पदार्थ भरने के बाद अगर धारिता की मैं तुलना करूं तो फर्क बस इतना ही पड़ रहा है कि ऊपर वाली टर्म तो सेम है, एप्सिलॉन नॉट A और एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन नीचे वाली टर्म में क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे D है, D के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं इस चीज को गौर करूं तो ये जो फॉर्मूला था वो कब था, वायु के लिए या फिर किसके लिए, निर्वात के लिए। तो यहाँ पे अगर वायु या निर्वात के पराविद्युतांक की बात करूं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। इसलिए गौर से अगर देखें तो D अपॉन में 1 है, यानी ऊपर दूरी और नीचे उसका पराविद्युतांक। यहाँ पे अगर देखूं तो वायु तो है, पराविद्युतांक कितना भरा हुआ है, एप्सिलॉन r कितनी दूरी तक है, D दूरी तक। तो ऊपर की टर्म तो सेम है, लेकिन नीचे क्या है, कितनी दूरी है और कितनी दूरी तक जो पदार्थ भरा गया उसका पराविद्युतांक कितना है, यानी D बटे क्या है, एप्सिलॉन r। यानी ये इनके मध्य की दूरी कहां तक है, कितनी दूरी तक है, और उसके नीचे क्या आ रहा है, एप्सिलॉन r, यानी उसका पराविद्युतांक। ठीक है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है जब भी किसी
संधारित्र के अंदर प्लेटों के मध्य अगर परावर्तित पदार्थ भरे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊपर वाली टर्म तो रहेगी सेम, नीचे क्या टर्म आती है, नीचे आती है दूरी और बटे में उसका परावर्तिता। अगर यहाँ पे वायु होती तो डी बटे क्या आता 1, अगर यहाँ पे पानी होता तो डी बटे कितना आता 80, अगर यहाँ पे कोई धातु होती चालक वगैरह तो उसके लिए कितना आता एप्सिलॉन, इसका क्या आता अनंत। ठीक है, तो इसलिए अपने को अगर कोई समांतर संधारित्र में मैंने पूर्ण रूप से भर दिया है तो उसको लिख सकता हूँ